आज का अनोखा जवाब। नमस्कार दोस्तों, शानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है सास का अनोखा जवाब। बहू, जरा एक कप चाय तो बना देना, मेरे पुराने मित्र मुझसे मिलने आए हैं, और साथ में नमकीन के बिस्किट भी रख देना। बहुत दिनों बाद मेरा बचपन का दोस्त आया है। रसोई में चाय के बर्तन को पटकते हुए सुमन कहती है, पूरा दिन चाय चाय करते रहते हैं, खुद भी तीनों टाइम चाय पीते हैं और घर में अपने दोस्तों को बुलाकर चाय पिलाते रहते हैं। अभी घंटे भर पहले ही बुढ़ा बुढ़ियों को चाय बनाकर दी थी और फिर से चाय बनाने की फरमाइश कर दी। मैं तो इन दोनों के लिए चाय बना बना कर थक गई। तभी रसोई में पानी लेने के लिए सुमन का पति निखिल आता है और कहता, क्या हुआ सुमन, क्यों बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, जरा अपने पिताजी को समझाओ, घर में नौकरानी नहीं लगी है तो तीनों टाइम चाय चाहिए। ऊपर से कोई गली मोहल्ले का कोई बैठने आ जाए तो उसके लिए भी चाय का ऑर्डर दे देते हैं। मुझे नहीं बनाई जाती इतनी चाय, या तो अपने पिताजी से। सुमन, अगर तुमसे चाय नहीं बनाई जाती तो तुम माँ से कह दिया करो, वे बना दिया करेगी। क्या कह दूँ तुम्हारी माँ से? तुम्हारी माँ जब चाय बनाने जाती है तो दूध ही दूध चाय बना देती है, सारा दूध चाय में ही ख़त्म कर देती है, फिर मेरे लिए और बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचता है। क्या हम दूध सिर्फ चाय के लिए ही लेते हैं, जो हम फोकट में सबको चाय बना बना कर पिलाते रहेंगे? और पता भी है दूध कितना महंगा हो गया है। कल ही दूध वाले ने पूरे 5 रुपये बढ़ा दिए हैं। इतनी महंगाई में घर का खर्चा चलाना कितना मुश्किल होता है। ऊपर से तुम्हारे पिताजी जब देखो तब चाय की फरमाइश कर देते हैं। चाय पानी से नहीं बनती, उसके लिए दूध, चीनी, चायपत्ती सब चाहिए होती है, और इन सब को खरीदने के लिए पैसे लगते हैं। रसोई के बाहर लक्ष्मी जी बैठी है, जो अपने पति के कुर्तों की फटी जेब की सिलाई कर रही थी। बहू बेटे की बातें उन्हें स्पष्ट सुनाई दे रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि अगर वो बीच में बोलेंगी तो अभी बहू ससुर की चाय का सारा गुस्सा मुझ पे ही निकाल देंगे और फालतू कुछ सुनने को मिलेगी। जबकि इस चाय पे कितनी बार बहस हो चुकी है। चाय की वजह से ही मेरे पति ने अपने पेंशन के पैसों से अलग से अपने लिए 1 लीटर दूध भी कटवा लिया है, लेकिन फिर भी बहू को चाय से पता नहीं क्यों दिक्कत है। न तो खुद बनाती है और न मुझे बनाने देती है। तभी बैठक में बैठे हुए अभिषेक जी फिर से अपनी बहू को आवाज़ देते हैं, अरे बहू, अभी तक चाय बनी या नहीं? किचन से तेज आवाज़ में सुमन कहती, ला रही हूँ, चाय बनने में थोड़ा समय लगता है। बहू की तरकराती आवाज़ को सुनकर अभिषेक जी समझ जाते हैं कि अभी घंटे भर पहले ही मैंने चाय पी है और फिर से बहू से चाय के लिए बोल दिया है, इसलिए बहू को चाय बनाने में तकलीफ हो रही है। फिर वो कुछ नहीं कहते। थोड़ी देर में बेटा 2 कप चाय बैठक में टेबल पर रख जाता है। चाय की प्लेट में सिर्फ चाय ही, नमकीन बिस्किट बहू ने नहीं दी। लेकिन अब अभिषेक जी बहू जी कुछ नहीं कहते, मित्र चाय पियो। वैसे तुम्हारा इस तरफ आना कैसे हुआ? किसी खास काम से आए हो क्या? हाँ अभिषेक, मैं अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए आया हूँ। किसी ने मुझे आपके ही गाँव का पता दिया था। फिर मुझे याद आया मेरा दोस्त अभिषेक भी तो इसी गांव में ही का है, तो सोचा पहले तुमसे आकर मिल लो और घर के बारे में जांच पड़ताल भी कर लूँगा, मिल भी लूँगा। या तो तुमने बहुत अच्छा किया राघव, जो तुम मेरे पास आ गए। अब आए हो तो खाना भी खाकर जाना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। ससुर जी के खाने की बात सुनकर बहुत तिलमिला जाती हैं। वे खाना नहीं बनाने वाले, कान खोलकर सुन लो माँ जी। अब पिताजी नौकरी नहीं करते हैं, पेंशन आती है, पैसे कम हो गए हैं। रिटायरमेंट के बाद खर्च भी पिताजी को आधे कर दे लेना चाहिए। अभी भी वो वैसे व्यवहार करते हैं जैसे उनको नौकरी की सैलरी आ रही हो। पता नहीं पिताजी कितने खुले हाथ के हैं। लगता है आपने कभी उन्हें रोका ही नहीं है। अगर रोका होता तो वह ऐसा कभी नहीं करते। थोड़ी देर में अभिषेक जी अपने मित्र राघव के साथ गाँव में लड़की के घर को देखने के लिए चले जाते हैं। वापस आने के बाद अभिषेक जी जब रसोई में बहू से खाने के लिए कहते हैं तो बेटा चिल्लाते भी कहता है, क्या पिताजी, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। एक तो दिन में 4 चाय पीते हो,
4 बार बर्तन गंदे करती हो, बर्तनों का ढेर लग जाता है। ऊपर से तुमने अपने दोस्त को खाने के लिए भी कह दिया। क्या ज़रूरत थी उन्हें घर में खाने के लिए बोलने की? जिसके घर गए थे उसी के उधर खाना खा भी आते। बताओ, मेरी पत्नी को 1 लोग का ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? राघव मेरा बचपन का मित्र है, हम दोनों साथ में पढ़े, नौकरी भी साथ में ज्वाइन की थी, एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। 3 साल पहले जब हम दोनों का रिटायरमेंट हो गया तो अपने अपने गांव जाकर बस गए। उसके बाद हमारा मिलना ही नहीं हुआ। कितने सालों बाद मेरा मित्र घर आ जाए तो क्या मैं उसे बिना खाए घर से जाने दूंगा? हाँ, घर में खाना बनाने के लिए अपनी नौकरानी लगा रखी है न, जो दिन भर मैं रसोई में खटती रहूं। मेरा तो सर दर्द हो रहा है, मुझसे खाना ना बनाया जाएगा। माँ जी, आज का खाना तुम ही बना लो। इतना कहकर सुमन अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे बेटा भी चला गया। लक्ष्मी जी यह सब देखकर बड़ी दुखी हो जाती है और अपने पति से कहती, अच्छा बताओ, खाने में क्या बना खाओगे? मैं वही आप लोगों के लिए बना दूंगी। लक्ष्मी जब रसोई में गई तो देखा सब्जी के नाम पे फ्रिज में 1 लौकी पड़ी है, टमाटर आलू सब कुछ खत्म है। बहुत देर तक लक्ष्मी जी सोचती रहती है, इतने दिनों बाद मेरे पति के मित्र घर आए हैं, क्या उन्हें मैं लौकी की सब्जी खिलाऊंगी? क्या सोचेंगे वो अगर बेटे से सब्जी लाने के लिए कहूँगी तो वो नहीं जाएगा। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। सोच समझने के बाद लक्ष्मी जी लौकी की सब्जी की जगह उसके कोफ्ते बना देती हैं और साथ में लौकी का रायता भी बना दिया। मीठे में थोड़ी सी खीर बना दे। जब सारा खाना बन गया तो लक्ष्मी जी अपनी पति को खाना खाने के लिए बुलाती हैं। इधर सुमन अपने लिए पास की दुकान से समोसे ऑर्डर कर देते हैं और चुपचाप से बहू बेटी कमरे में बैठकर समोसे खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आज रसोई में लौकी की सब्जी बनने वाली है, जो दोनों को ही पसंद नहीं थी। माँ जी, हम दोनों को भूख नहीं है, आप सबको खाना खिला दो। सभी लोग अपना अपना खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह जब सुमन रसोई में गई तो देखती है लक्ष्मी जी ने खाने में लौकी की सब्जी की जगह उसके कोफ्ते बनाए हैं और दूध की भी खीर बना ली है। यह देखकर सुमन भड़क जाती है। वो यह भी नहीं देखती कि बैठक में ससुर जी के मित्र बैठे हुए हैं। रसोई से ही तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए लक्ष्मी जी के कहने लगती है, माँ जी, तुम्हारे हवाले रसोई कर दूँ तो पूरा राशन पानी ख़त्म कर दोगी क्या? लौकी की सब्जी नहीं बन सकती थी, कोफ्ते बनाने की क्या ज़रूरत थी? इतना सारा तेल बर्बाद कर दिया कोफ्ते सेकने में। बड़े लोगों को सादा खाना ही सुहाता है, तेल मसाले का खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। पूरा दूध भी खीर में खर्च कर दिया। अब मैं किसकी चाय बनाऊँ? दूध आने में पूरी 1 घंटे का समय है, तब तक बिना चाय के बैठना पड़ेगा। बहू के बनाने की आवाज़ सुनकर लक्ष्मी जी रसोई में आए और बहू को हिदायत देती हुई कहती है, क्या बहू, थोड़ी धीमी आवाज़ में बात करो, बैठक में मेहमान बैठे हुए हैं, अगर वह सुन लेंगे तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? कैसी है हमारे घर की बहू जो इतना तेज सुबह सुबह ही लड़ने झगड़ने लगी? और बहू क्या हो गया जो मैंने लौकी के कोफ्ते बना लिए? क्या अब रसोई में खाना भी मुझे तुमसे पूछकर बनाना पड़ेगा? ये रसोई मेरी भी है, तुमसे पहले मैंने इस रसोई में काम किया है। तुम तो अभी 1 साल से ही इस रसोई में काम कर रहे हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी निकल गई इस रसोई में खाना बनाते बनाते। माँ जी, भले ही तुम्हारी पूरी ज़िंदगी इस रसोई में खाना बनाते बनाते निकली हो, लेकिन अब मैं आ गई हूँ इस घर में खाना बनाने के लिए, तो सारा खाना मेरे हिसाब से ही बनेगा। जब सारे घर का राशन पानी खर्च करती हो तो मैं तो रसोई में मेरे हिसाब से चलेगी। बहू की बात सुनकर लक्ष्मी जी शांत हो जाती है, क्योंकि बैठक में मेहमान है, अगर ज़्यादा कुछ कहेगी तो बात बढ़ जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन लक्ष्मी जी इतना सोच लेती है कि जब मेहमान चले जाएंगे तो वो अपनी बहू को समझाएगी और इस बारे में बात करेगी। शाम को लक्ष्मी जी अपनी बेटी बहू से कहती है, बेटा, तुम लोगों को हमारे चाय और खाने पीने से बड़ी दिक्कत होने लगी है, जबकि रसोई का सारा राशन पानी पेंशन के पैसों से ही आता है। जितने भी पैसे आते हैं मैं सब बहू के हाथ में रख देती हूँ, और जब से बहू ने रसोई की जिम्मेदारी संभाली तब से रसोई में खाने पीने का टोटल कमी पड़ने लगा है। हर चीज़ की कमी रहती है। बहू हर चीज़ के लिए खाने पीने पर पाबंदी लगाने लगी है। 6 महीने पहले तक जब राशन पानी का सारा सामान मेरे पति लेकर आती थी, तब तो बहू भर भर कर
खर्च करती थी, कहीं भी कंजूसी नहीं करती थी। लेकिन अब तो रसोई में न तो राशन का सामान रहता है, न सब्जी, न फल। फल की तो बात सुनते ही सुमन भड़कते हुए कहती है, तो कहना क्या चाहती हूँ माँ जी? साफ सब को क्या सारा राशन पानी में खा जाती हूँ, सामने रसोई में ही तो रख देती हूँ। जितना खर्च होता है सब साथ में ही करते हैं। हर महीने राशन पानी लेकर आती हूँ और सारा किचन के डब्बे में भर कर रख देती हूँ। अब खाने वाले भी तो बहुत लोग हैं, मैं अकेले थोड़ी न खाती हूँ। बहू बेटी एक ही राय होकर बोलने लगे तो लक्ष्मी जी चुप हो गई। उन्हें समझ में आ गया था कि बहू बेटे से कुछ बोलना बेकार ही है। जब भी वो कुछ कहने जाती है तो दोनों उन पर ही चिड़चिड़ाने लगती है। लक्ष्मी जी बहू बेटे के बदले हुए व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान थे। अपने कमरे में आकर सोचने लगती है कि 6 महीने पहले तक जब मेरे पति खुद ही राशन का सारा सामान लेकर आते थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी, तब भी वो खाने पीने की चीज़ों के लिए झगड़ती रहती थी। कभी रसोई में बादाम खत्म हो गई तो कभी काजू खत्म हो गए। 1 किलो काजू बादाम महीने के लगते थे। फल की टोकरियाँ भरी रहती थी, मगर थोड़े से फल रह जाए टोकरी में तो खरीदने के लिए आफत कर देती थी। अगर हम बहू से कुछ कहते कि सुमन बेटा थोड़ा सा आराम से खर्च किया करो, अगर घर में कोई चीज़ खत्म हो गई हो तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको आज के आज ही लेकर आ जाए। कुछ चीज़ें रसोई में ऐसे भी होती हैं जिन्हें हमें 2-4 दिन के लिए टाल भी सकते हैं। माँ जी तुम्हें पता है मैं रोज़ बादाम भिगोकर खाती हूँ। मेरी माँ मुझे मायके में हमेशा बादाम भिगोकर खिलाती थी। ख़त्म हो गए हैं तो अभी जाओ पड़ोस की दुकान से, रात के 10 बजे तक दुकान खुल सकते हैं। बहू रात के 10 बजे में दुकान खुलवा कर अपने लिए काजू बादाम मंगवा लेती थी। पिछली बार जब वो मायके से आई थी तो रसोई में घी खत्म हो गया था। हालांकि मैंने अपने पति से घी लाने के लिए कह दिया था, लेकिन वो लाना भूल गए। बहू जब रसोई में गई तो घी न मिलने पर तांडव कर दिया था, तुम लोगों से घर का खर्च नहीं चलाया जाता है, लाओ मुझे दो पेंशन के पैसे में सारे घर का खर्च चलाऊंगी, फिर देखना घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। पिताजी को 20,000 की पेंशन मिलती है, इतने में तो घर का राशन पानी बहुत अच्छे से चलेगा। तुम दोनों से घर का खर्चा नहीं चलाया जा रहा, अब मुझे पैसे दो, मैं चलाऊंगी घर का खर्चा। अभिषेक जी बहू की बातों को सुनकर कहते, भाग्यवान, एक काम करते हैं, हम अपने पेंशन के पैसे बहू को ही दे देते हैं। अब चाहे हम खर्च करें या बहू खर्च करे, घर का राशन पानी चलना चाहिए। कम से कम घर में आराम से तो रहेंगे। आधी आधी रात को दुकान खुलवा कर सामान तो नहीं लाना पड़ेगा, फिर सारी जिम्मेदारी बहू बेटे की होगी। वैसे भी बुढ़ापे में अब मुझे इतनी भाग दौड़ी नहीं होती है, मैं बाजार जाकर सामान लेकर आऊँ। और जब से बेटे की शादी हुई तब से मैं हर दूसरे दिन बाजार से सामान लेकर आता हूँ और महीने के लास्ट में मेरे पास पैसे नहीं बचते। इधर सुमन सारा कला इसलिए कर रही थी कि पेंशन के सारे पैसे उसके हाथ में आने लगे, फिर वो अपने हिसाब से पैसों को खर्च करेगी। और जैसे ही पैसे बहू के हाथ में गए, 1 महीने तो उसने ठीक ठाक घर का खर्चा चलाया, लेकिन उसके बाद वो 5,000 में ही घर का सारा राशन मंगाने लगे। इसलिए घर में चीज़ों की कमी होने लगी थी। कभी नमकीन बिस्किट ख़त्म हो जाती तो कभी चीनी ख़त्म हो जाती तो कभी चाय पत्ती। रसोई में कभी कुछ ढंग से मिलता ही नहीं था। जब भी फ्रिज खुलो तो उसमें से 1-2 सब्जियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। आलू प्याज भी अब 1-1 किलो ही आते थे और आजकल तो प्याज महंगा चल रहा है, तो महीने भर से बहू ने प्याज खरीदना ही नहीं। जब राशन पानी लाते थे तो चाहे प्याज 100 रुपये किलो हो जाए या 200 किलो, बिना प्याज के बहू सब्जी नहीं बनाती थी। आज प्याज 60 रुपये किलो हुआ तो बहू ने प्याज लाना ही बंद कर दिया। लक्ष्मी जी को सब समझ में आ रहा था कि बहू अति से ज़्यादा पेंशन के पैसे बचा रही है। हम लोगों को खाने पीने में इतनी दिक्कत हो रही है। बहुत देर तक लक्ष्मी जी कमरे में बैठी बैठी यही सब बातें सोचती रहती है। तभी अभिषेक जी कमरे में आते हैं और कहते हैं, अरे भगवान, किस सोच में डूबी हो, जरा हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूँ। लक्ष्मी जी, बहुत दिनों से तुमसे देसी घी के आटे का हलवा नहीं बनाया है, एक काम करो, मेरे लिए थोड़ा सा आटे का हलवा बना दो, खाने का बहुत मन कर रहा है।
पति की बात सुनकर लक्ष्मी जी आनाकानी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो रसोई में हलवा बनाएगी तो बहू फिर से कुछ न कुछ कहने लगेगी। बहू की इन सारी बातों की भनक अभिषेक जी को पूरी तरह से नहीं थी। हाँ, थोड़ा वो बहू को समझाते थे, लेकिन इतना कुछ घर में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इतना इसका उन्हें अंदाज़ा नहीं था। जब लक्ष्मी रसोई से निकलती तो देखती बहू ने अपने लिए और बेटे के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। लक्ष्मी जी का पोता पीयूष पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा दादी के लिए लेकर आता है। वो कहता है, दादी आप पिज़्ज़ा खाओगे, बहुत टेस्टी होता है। नहीं बेटा तुम खाओ, मुझे पिज़्ज़ा पसंद नहीं है। ठीक है दादी मैं खा लेता हूँ, कहते हुए बेटा आंगन से इधर उधर घूमने लगता है। कमरे से सुमन पीयूष को आवाज़ लगाते हुए कहती है, पीयूष जल्दी से कमरे में आओ, हमें रेडी होकर मॉल चलना है। कल तुम्हारी मौसी का जन्मदिन है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है और इधर ही हम लोग कुछ खा पी कर आएंगे। अगले महीने मेरे भाई की शादी है तो कुछ शॉपिंग भी करनी है। लक्ष्मी जी को यह सब सुनकर बड़ा ही बुरा लगता है कि बहू मेरी छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोका टोकी करती है, लेकिन अपने लिए इतना सारा खर्च करती है तब उसे खर्च नहीं दिखाई देता। मेरे 2 कप चाय में भी उसे खर्च दिखाई देने लगता है। बहू का ऐसा व्यवहार मन ही मन कचोटता रहता है और वो सोचती है कि ऐसा वो क्या करे जिससे बहू को सही रास्ता पर लाया जा सके। बेटा तो बहू को सही रास्ते पर लाने से रहा नहीं, अगर कुछ कहती हूँ तो वो भी बहू की ही हाँ में हाँ मिलाता है। अब मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं बहू को आईना दिखा सकूं, क्योंकि वो जो कर रही है वो गलत है। उसे इतना समझ नहीं आ रहा कि हमारे पैसे लेकर ही हमें आंखें दिखा रही है। वो हमें इतना लाचार नहीं बनाना चाहती कि अपने ही पैसों के लिए बहू के आगे हाथ फैलाने पड़े और बहू हमारे पैसों पे ऐश करे, घूमे फिरे, अच्छा अच्छा खाए और पार्टी करे और हमें एक कटोरी हलवे के लिए भी इतना सोचना पड़े। पूरी रात लक्ष्मी जी को बहू की ये सारी बातें कचोटती रहती है और उन्हें नींद नहीं आई। पूरी रात करवटें बदलती रही। अब उन्हें बहू को सबक सिखाने का सोच लिया था, इसलिए सुबह उठते ही नहा धोकर पूजा की और रसोई में अपने पति के लिए हलवा बनाने के लिए चली गई। कल तक लक्ष्मी जी हलवा बनाने के लिए इतना सोच रही थी, आज वे बेझिझक रसोई में देसी घी का हलवा बना रही थी। हलवे की खुशबू पूरे घर में महक जाती है। देसी घी की खुशबू से बहू रसोई में भाग आई और गैस को बंद करते हुए कहती है, माँ जी क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है घी कितना महंगा है और तुम हलवा बना रही हो। बहू मैं अपने पति के लिए हलवा बना रही हूँ, उन्हें कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है और मैं उन्हें हलवा खाने से मना नहीं कर सकती। अगर ससुर जी का कुछ मीठा खाने का मन है तो पीछे डब्बे में गुड़ रखा है, जाकर गुड़ की एक डाली दे दो, मुँह का स्वाद आ जाएगा। हलवा बनाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे चाय और हलवे के चक्कर में मेरे राशन की 1 महीने की चीनी 20 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। थोड़ा कम खाया पिया करो। लेकिन लक्ष्मी जी बहू की बात नहीं सुनती। उन्हें जितना देसी घी डालकर हलवा बनाना था बना लेती है, बहू की एक बात नहीं सुनती। इधर बहू गुस्से में तिलमिला जा रही थी और बार बार कह रही थी, आने तो तुम्हारे बेटे को, तब तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। शाम को जब बेटा अपनी माँ से चिल्लाते हुए कहता है कि माँ सुमन क्या कह रही है कि तुम घर में मनमानी करने लगी हो, ये सुनती लक्ष्मी जी भड़क जाती है और गुस्सा होते हुए बेटे से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ से इस तरह कहते हुए, क्या मनमानी कर रही हूँ मैं। इस घर में बस 1 कटोरी हलवा बना लिया है, लौकी के कोफ्ते बना लेने से ही मनमानी हो जाती है। तुम्हारी पत्नी हर हफ्ते मॉल घूमने जाती है, इतना सारा खर्च करती है, हफ्ते में 4 बार बाहर का खाना मंगवाती है, तब तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो मनमानी कर रही है या फिजूल खर्च कर रही है। मेरी छोटी सी चीज़ों पे भी तुम्हें खर्च दिखाई देता है। कभी अपनी पत्नी के खर्चों पे भी लगाम लगा कर देखो। लेकिन क्या कहूँ तुमसे, तुम तो शादी के बाद एकदम से बीबी के पल्लू से बंध गई हो, तुम्हें अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैंने अब यह लक्ष्मी जी लिया है कि मैं पेंशन के पैसे बहू को नहीं दूंगी, अपने हिसाब से घर का खर्चा चलाऊंगी। अगर तुम लोगों को इसमें तकलीफ हो तो अपना खर्चा अलग से देख सकती हो, मेरे साथ शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही बहू एकदम से सकपका जाती है। माँ जी ये क्या बात हुई, अपने पैसे है तो ढोस दिखा रही हो वापस लेने की। हाँ बहू
जो तुम्हें समझना है समझो, पर अब तुम्हारी मनमानी मेरे ऊपर नहीं चलेगी। 6 महीने से देख रही हूँ, हर चीज़ के लिए परेशान करके रखा है। अपने घर में ऐसे व्यवहार देख रही हूँ जैसे किसी पराये के घर में रह रही हूँ। और सच में अगले महीने की 5 तारीख भी निकल गई, लेकिन लक्ष्मी जी ने पेंशन के पैसे बहू बेटे को नहीं दिए। जितना भी खाने पीने का सामान लिया वह रसोई में रख दिए और बाकी का कुछ एक्स्ट्रा सामान अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। कभी ज़रूरत पड़े या कोई आ जाए तो हम निकाल देंगे। इस बात पर बहू बेटे नाराज़ हो जाते हैं। दोनों एक ही घर में रहते हुए लक्ष्मी जी से बात नहीं करते। बहू काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। लक्ष्मी जी भी सोच लिया है बहू कितने दिन बात नहीं करेगी, आखिर है तो मेरे ही घर की बहू ना। एक नए दिन उसे समझ में आ ही जाएगा कि मैं जो कर रही हूँ वो इसकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। पैसे कहाँ लेकर जाऊँगी, लेकिन कम से कम उसे इतना तो समझना चाहिए कि हमारे भी कुछ खर्चे होते हैं, हमारा भी कुछ खाने पीने का मन करता है। हमारे भी पैसे लेकर हम पे ही पूरी तरह से पाबंदियाँ लगाती थी। वो उसकी अच्छी बात नहीं है और बेटे को भी उसकी गलतियाँ नज़र नहीं आती है। एक दिन लक्ष्मी जी के मायके से उसके भाई भाभी मिलने आते तो सुमन अपने कमरे से ही नहीं निकलती है। सारा खाना लक्ष्मी जी ही बनाती है, लेकिन बहू के कान रसोई की तरफ लगे हुए हैं कि उसकी सास खाने में क्या क्या पकवान बना रही है। अपने भाई भाभी के लिए कहें ऐसा तो ना कि पीठ पीछे रसोई में अपने मायके वालों में मेरी बुराई कर रही हो। तभी लक्ष्मी जी की भाभी कहती है, जी तुम्हारी बहू दिखाई नहीं दे रही, सुबह से आई हूँ देख रही हूँ तुम ही रसोई में काम कर रही हो। क्या तुम्हारी बहू घर के कामों में हाथ नहीं बटाती है? अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मेरी बहू तो पूरे घर को बहुत अच्छे से संभालती है। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ही उसे आराम करने के लिए कहा दिया था। आराम मिल जाएगा तो खुद ही वो रसोई में आ जाएगी। सासू माँ की यह बात सुनकर सुमन चौंक जाती है। उसे तो लग रहा था कि उसकी सास रसोई में अपने मायके वालों से बुराई कर रही होगी, लेकिन वो तो अपनी बहू की तारीफ कर रही है। लेकिन सुमन अपने कमरे से फिर भी बाहर नहीं आती है और न ही सास के मायके वालों से मिलती जुलती है। लक्ष्मी जी ने बहू के कमरे में जाकर कहा भी दिया कि उसके भाई भाभी से मिल लो, तो सुमन ने तो दुख का जवाब दे दिया, वे तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम ही मिलो, तुम ही उनकी आवभगत करो, मुझे किसी से नहीं मिलना। फिर थोड़े दिन के बाद सुमन के मायके से उसके भाई भाभी माँ शादी का निमंत्रण देने के लिए आते हैं। आज सुमन के मायके वाले आ रहे हैं, इसलिए वो सुबह से ही रसोई में खाना बनाने में लगी हुई है। हालांकि रात में उसको बहुत तेज बुखार था, लेकिन फिर भी अपने मायके वालों के लिए तरह तरह का खाना बना रही है। मायका वालों के लिए वो देसी घी केस में पूड़ियाँ निकालने जा रही थी। देखा तो डिब्बे में घी नहीं था। अपने पति को कई बार फ़ोन किया, लेकिन व्यस्त होने की वजह से वे फ़ोन नहीं उठा पाए। बहू को इस तरह से रसोई में परेशान देखकर लक्ष्मी जी अपने कमरे का घी का डब्बा लाकर बहू को दे देते हुए कहती है, ये लो बहू घी, इसे पूड़ियाँ निकाल लो, चाहे रहने दो, मैं ही पूड़ियाँ निकाल देती हूँ, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सुमन को पास की कुर्सी पर बैठाते हुए लक्ष्मी जी कहती हैं। सास के ऐसे व्यवहार को देखकर सुमन को अंदर ही अंदर गिल्ली महसूस हो रही है। थोड़ी देर में उसके मायके के सभी लोग आ गए, साथ में उसकी माँ भी आई थी। माँ के साथ एक छोटा सा मिठाई का डब्बा है। एक कोने में ले जाकर सुमन के हाथ में थमाते हुए कहते, बेटा मैं तुम्हारी ससुराल वालों के लिए एक मिठाई का डब्बा भी ले पाई हूँ। तुम्हें तो पता ही घर के सारे खर्च बेटी बहू ही चलाते हैं। मेरे हाथ में इतना कुछ नहीं बचता, बड़े मुश्किल से एक मिठाई का डब्बा मंगवा कर तुम्हारे लिए ला पाई हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर सुमन को समझ आ जाता है कि वो भी तो अपनी सास के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे थे। आज जब उसने अपनी माँ को एक एक पैसे के लिए लाचार देखा तो उसे अपने लिए भी बड़ा दुख होने लगा। इधर दूसरी तरफ लक्ष्मी जी बहू के मायके वालों की बहुत अच्छी तरह से अवगत कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है बहू की तबीयत ठीक नहीं है। सास के ऐसे व्यवहार को देखकर बार बार सुमन के मन में यह बात आ रही थी कि अगर मेरी सास के मायके वाले आए थे, मैंने अपने कमरे से निकलते भी नहीं थे। मिलने की तो बात दूर, जबकि मेरी सास ने मुझसे मिलने के लिए भी कहा था,
लेकिन आज जब मेरी मायके वाले आए हैं तो मेरी सास भाग भाग के काम कर रही है, उनकी आवभगत कर रही है। अब सुमन को ऐसा लग रहा था कि कब उसकी मायके वाले जाए और अपनी सास से भी माफ़ी मांगे और बात करे। जैसे उसके मायके के सभी लोग वापस गए, वो सासू माँ के पास जाकर गले लग जाती हैं। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों में आ जाते हैं। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने सच में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई थी। मैं यह तो भूल ही गई थी कि तुमसे पहले यह घर और रसोई आपकी है। अब आज के बाद में आपसे कभी नहीं भूखा रखूँगी। आप अपने हिसाब से घर का सामान मंगवाइए, अपने हिसाब से खर्च कीजिए। मेरे खर्चों के लिए मेरे पति कमाते हैं, आपको कभी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और वैसे भी आप दोनों हमारी हर फरमाइश पूरी करते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया है। बहू की आंखों में आंसू पोंछते हुए लक्ष्मी जी कहती, बहू तुम्हें समझ में आ गया है, यह बहुत अच्छी बात है। अब मैं तो तुम्हें यह बात कब से समझाने की कोशिश कर रही थी कि मेरा जो कुछ भी है वह सब कुछ तुम्हारा ही है। मैं कहाँ लेकर जाऊँगी, चलो कम से कम तुम्हें यह बात समझ तो आई। तभी लक्ष्मी जी का बेटा भी आ गया और सास बहू को गले लगकर रोते हुए देखा तो कहता है, क्या हुआ सुमन, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? इस बात पर सुमन और लक्ष्मी जी दोनों ही खींच पड़ती हैं और लक्ष्मी जी पास में पड़े हुए डंडे को उठाकर बेटे को लगाते हुए कहती हैं, अब बस तुम्हें सुधारने की बारी है। हम दोनों सास बहू तुम्हें जल्दी ही सुधार देंगे। इस बात पर दोनों सास बहू हंसने लगती हैं, लेकिन निखिल को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि यह चल क्या रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।